अब लोधी वंश का शासनकाल आया। इन्होंने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 को गद्दी पर बैठा। इसने अबू मुजफ्फर बहलोल खां की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक से पहले बहलोल लोधी और अलाउद्दीन आलम शाह के बीच कुछ पत्र व्यवहार बड़ा रोचक है तथा तबकात अकबरी में ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने भी इसकी चर्चा की है। बहलोल ने आलम शाह को पत्र में लिखा, क्योंकि मेरा पालन पोषण आपके पिता ने किया है, अतः मैं आपके वकील या प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रबंध को जो आपके हाथ से निकल चुका है व्यवस्थित दिशा में कर दूंगा। मैं आपका नाम खुतबे से पृथक नहीं करता। इसके बाद आलम शाह ने पत्र का उत्तर इस प्रकार भेजा, क्योंकि मेरा पिता आपको पुत्र कहा करता था, अतः मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और राज्य आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ बदायूं से ही संतुष्ट हूँ। बहलोल लोधी के शासक बनते समय साम्राज्य विघटन की कगार पर था। दिल्ली का प्राचीन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। समस्त हिंदुस्तान अनेक स्वतंत्र राज्यों में और सूबों में विभक्त हो चुका था। दक्षिण गुजरात, मालवा, जौनपुर तथा बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। पंजाब के लाहौर, दीपालपुर और सरहिंद, इस उत्तरवर्ती जिलों से लेकर दक्षिण में हासी, हिसार, पानीपत तक बहलोल का आधिपत्य था। महरौली तथा सराय लादू तक दिल्ली के लगभग 14 मील के आसपास का प्रदेश अहमद खां मेवाती के अधिकार में था। दिल्ली के पड़ोस तक संभल प्रांत पर दरिया खां लोधी ने अधिकार कर लिया था। दोआब के सूबे सब प्रकार से स्वतंत्र थे। कुतुब खां रेवाड़ी, इटावा, चंदावर आदि जिलों पर शासन कर रहा था। काला जलाली ईसा खां तुर्क के अधिकार में था। बयाना पर दाऊद खां लोधी शासन कर रहा था। राजा प्रताप सिंह पटियाली और काम्पिल के प्रदेशों पर, काम्पिल जो आज का फर्रुखाबाद और एटा जिला है, पर शासन कर रहा था। इसके अलावा बहलोल खां लोधी महमूद शाह शर्की जो जौनपुर पर शासन कर रहा था, यह भी शक्तिशाली शासक था और बहलोल लोधी के शासन में बड़ी रुकावट कर रहा था। ये जितने भी विद्रोह थे इनको बहलोल लोधी ने निपटाया और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की और अमीरों और सरदारों को संतुष्ट किया। बहलोल लोधी की सफलताएं 1452 से 86 ईस्वी तक जौनपुर विजय। महमूद शाह शर्की दिल्ली पर अधिकार करके शासन करना चाहता था। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और बहलोल लोधी ने उसको नरेला नामक स्थान पर पराजित किया और इसको मार दिया गया और बहलोल ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मेवात, संभल, अलीगढ़, इटावा, ग्वालियर आदि पर अधिकार कर लिया, परंतु यह मुल्तान और एलानपुर में पराजित हुआ। बहलोल लोधी अफगान सरदार और अमीरों को अपने समान समझता था, उनके साथ ही भोजन करता था। इससे बहलोल अपने अफगान सरदारों में लोकप्रिय हो गया था। बहलोल लोधी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसने अपने साम्राज्य को सरदारों और अपने पुत्रों में बांट दिया था। उसने राजकुमार बरबक को जौनपुर का, आलम खां को मानकपुर का और निजाम खां को पंजाब का तथा दिल्ली का शासक बनाया। अतः बहलोल लोधी एक अच्छा शासक था, एक योग्य शासक था जिसने सल्तनत के विघटन को रोका तथा सुल्तान का प्रभाव पुनर्स्थापित किया। अब निजाम खां सिकंदर लोधी की उपाधि धारण करके 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1517 ईस्वी तक शासन किया। वह एक योग्य सुल्तान तथा कुशल सेनानायक था। इसके पिता ने राजवंश के अनेक व्यक्तियों को बड़े बड़े प्रांतों का शासन सौंप रखा था।
उनमें से बरबक शाह आज़म हुमायूं का नाम सुल्तान के पद के लिए भी लिया जा रहा था। ईसा खां जैसे अमीरों ने भी सिकंदर लोदी जब सुल्तान बना तो उसका विरोध किया। सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम इन विद्रोह का दमन किया। इसने अपने भाई आलम खां, चाचा ईसा खां, इसके भाई जो जौनपुर का शासक था बरबक शाह और अपने भतीजे आज़म हुमायूं अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, पर इनको इनके राज्य वापस दे दिए गए। इसके बाद इसने रुहेलखंड के विद्रोह को कुचला। इटावा के समीप इसने 1504 या 5 में आगरा शहर की नींव डाली और इसको अपनी राजधानी बनाकर ग्वालियर, इटावा, बयाना, कोल यानी अलीगढ़, धौलपुर आदि पर विजय प्राप्त की। 1506 ईस्वी में इसने नरवेरी पर भी अधिकार कर लिया और वहाँ के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके बाद चंदेरी तथा नागौर पर विजय प्राप्त की। 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। इसने फरंगे सिकंदरी को फारसी में लिखवाया। भूमि के लिए गज ए सिकंदरी लागू की। इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और उनसे मांस भी तलवाया। यह गुलरुखी शीर्षक से कविताएं भी लिखता था और अंत में गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके शासन प्रबंध के बारे में बात करते हैं। यह इस्लामिक कानून के अनुसार ही न्याय करता था। मुस्लिम त्योहारों हजरत मुहम्मद की मृत्यु के दिवस पर अपराधियों को छोड़ता था। धार्मिक दृष्टि से यह असहिष्णु तथा धर्मानंद शासक था। इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, मंदिर तोड़वाए, मूर्तियों को ध्वस्त किया, यमुना के पवित्र घाटों पर हिंदुओं के स्नान करने पर रोक लगा दी आदि। इसके बाद गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा। इसका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। यह बहुत ही उग्र और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था, अतः साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह होने लगे। इसके शासनकाल का अधिकांश समय विद्रोह को दमन करते ही बीता। इसके शासनकाल की घटनाएं। इब्राहिम के भाई जलाल ने स्वयं को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, अतः सुल्तान ने उसे परास्त किया, परंतु इसके बाद वह ग्वालियर नरेश की शरण में चला गया। फिर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। फिर इसका भाई वहाँ से भागकर गोंडवाना चला गया और वहाँ इसका वध कर दिया गया। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया, किंतु सांगा ने इसे खतौली के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया और उसके पैर पर लगने के कारण वह लंगड़ा भी हो गया था। इसके बाद फिर इब्राहिम लोदी ने सांगा पर आक्रमण किया, परंतु इस बार वह धौलपुर के पास परास्त हुआ और युद्ध में जीतने के बाद राणा सांगा ने चंदेरी पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने अमीरों का दमन करना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुल्तान का कोई सहयोगी नहीं होता, सब उसके सेवक होते हैं। इब्राहिम ने अफ़गान अमीरों का कठोरतापूर्वक दमन किया। उसने अपने भाई जलाल और हुमायूं को कैद में डाल दिया। आजम खां के पुत्र इस्लाम खां के द्वारा किए गए विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। इनके बारे में हमें जानकारी अहमद यादगार के ग्रंथ मखजाने अफ़गान में मिलती है। बिहार में दरिया खां लोहानी ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। उसके बाद उसका पुत्र बहादुर का मोहम्मद खां की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा और बिहार पर स्वतंत्र शासन करने लगा। इब्राहिम ने इस पर आक्रमण किया, परंतु यह असफल रहा। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने, जो इसका चाचा था, विद्रोह कर दिया। इसके अलावा यह काबुल के शासक बाबर से भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बार बार बोल रहा था। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में साम्राज्य पतन के कगार पर था। दौलत खां लोधी और इसके चाचा आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया और बाबर 12,000 घुड़सवार और कुछ तोपों के साथ और एक सेना के साथ 12 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में आ डटा।
यहाँ उसने मोर्चा बांधा और शीघ्र ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली। इब्राहिम खां और दौलत खां की लोधी की सेनाओं को अपने साथ मिलाकर उसका दाहिना बाजू पानीपत गांव तक फैला हुआ था, बायां खुला और आरक्षित था। दूर दूर तक खाइयाँ खोदकर किलेबंदी कर दी गई। उन खाइयों पर पेड़ की टहनियों से उनको ढककर उन पर मिट्टी फैला दी गई, जिससे ठोस जमीन लगे। सामने तोप खाना लगाया गया और उसकी सहायता के लिए ज़बरदस्त तोपची लगाए गए। नियमित दूरियों पर खाली जगह छोड़ दी गई, जिससे कि 100 से 200 तक के घुड़सवारों के दल आसानी से इसके बीच से गुजर सके। 700 बैलगाड़ियाँ इकट्ठी की गई, उन्हें सामने खड़ी कर परस्पर रस्सियों और जंजीरों से बांध दिया गया। इस मोर्चे पर गादियों को लगाने का तरीका सुरक्षात्मक कम और आक्रामक अधिक था। ऐसा शत्रु को मोर्चे पर बहुत लंबा बिखरा देने के लिए किया गया था, जिससे कि उसके बाजुओं पर खुला आक्रमण किया जा सके। इसने अपनी सेना के दाहिने भुजा की कमान हुमायूं को दे रखी थी। सुल्तान चिन तैमूर बहुत से सेनापतियों के साथ केंद्र में था। मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा बाईं बाजू पर था। तुलगामा दल वली काजिल और मिर्ज़ाबाज के अधीन था और अन्य सेनापति उसकी सहायता कर रहे थे। हरावल की कमान खुसरू, काकुल तारा और मोहम्मद जंग के पास थी। बाबर स्वयं केंद्र में था, इसे नियंत्रण और निर्देश दे सके। और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के आसपास सैनिक थे और बहुत से हाथी थे और तोपें भी थी, परंतु इसके ज़्यादातर सैनिक किराए के थे। उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। अब इब्राहिम लोदी भी पानीपत के मैदान में आ डटा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, सवेरे सूरज निकलने के बाद 9-10 बजे युद्ध आरंभ हुआ। दोपहर तक दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध होता रहा। दोपहर के बाद शत्रु कमज़ोर पड़ने लगा और वह भीषण रूप से परास्त हुआ। उसकी पराजय को देखकर हमारे शुभचिंतक बहुत प्रसन्न हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हिंदुस्तान का प्रभुत्व अब चुगताई तुर्कों के हाथों में चला गया था और लोधी वंश समाप्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई।